सोचिए, क्या सिर्फ एक सार्केस्टिक कमेंट, एक व्यंग्य, एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल साजिश का खुलासा कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसे ही सिद्धांत की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसी थ्योरी जो शुरू तो होती है एक मामूली से न्यूज़ वीडियो से, पर पहुंच जाती है हजारों साल पुराने इतिहास और डीएनए तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरी कहानी की जड़ है बस ये एक लाइन। मासूम प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल व्यंग के रूप में किया गया था। सोर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, नहीं, ये एक इशारा था, एक सिग्नल, एक बहुत बड़े खेल का, एक ऐसा शब्द जिसके पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा होने का दावा किया जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक मामूली सा सार्काज़म, एक व्यंग्य कैसे एक पूरी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बुनियाद रख सकता है? ये सब आपस में जुड़ा कैसे है? चलिए इन कड़ियों को एक एक करके जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी सार्कास्टिक कमेंट की। सोर्स के मुताबिक ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी, एक रणनीति का हिस्सा थी। देखते हैं कि ये विश्लेषण कहता क्या है। इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो सच में चौंकाने वाला है। दावा यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल विजिट असल में ईरान पर होने वाले एक हमले को छिपाने के लिए एक कवर थी, एक तरह का पर्दा। अब सोचिए कितना बड़ा दावा है ये। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये थ्योरी बनी कैसे? सोर्स ने इसका एक फोरेंसिक एनालिसिस पेश किया है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, मासूम शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक मोहरा हैं, एक पॉन। दूसरा, इजराइल में जो स्वागत समारोह हुआ उसे एक ड्रामा कहा गया। और तीसरा, ये कि की पूरी विजिट ही एक मिलिट्री ऑपरेशन को छिपाने की एक कवर स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अगर ये सब एक साजिश है, तो इसके पीछे है कौन? ये विश्लेषण एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप की तरफ इशारा करता है और उसे एक खास नाम भी दिया गया है, और वो नाम है सिंडिकेट। सोर्स के मुताबिक ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है, एक वैश्विक शक्ति संरचना, जिसे कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल लीड करते हैं। और इसका काम क्या है? अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक फायदे के लिए दुनिया भर के इवेंट्स और नेताओं को मैनिपुलेट करना, मतलब कि उनमें हेर-फेर करना। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, नैरेटिव टेररिज्म। सोर्स का तर्क है कि इस सिंडिकेट के दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो दुनिया को दिखाया जाता है, जिसमें ये नेताओं को विश्व गुरु जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स और टाइटल देते हैं। और फिर है दूसरा चेहरा, पर्दे के पीछे वाला, जहां उन्हीं नेताओं को अपने मकसदों के लिए युद्ध के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि ये थ्योरी इस मॉडर्न सिंडिकेट के जड़ों को आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने इतिहास से जोड़ती है। और बात सिर्फ इतिहास तक ही नहीं रुकती, ये हमारे डीएनए तक पहुंच जाती है। तो देखिए, ये है वो पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो सोर्स ने बताई है। शुरुआत होती है वैदिक काल से, इंद्र और वृत्रासुर के बीच हुए एक युद्ध से। फिर कहानी जेनेटिक्स पर आती है, एक खास डीएनए लाइन जिसे Y हैप्लोग्रुप R1A1 कहते हैं। थ्योरी के मुताबिक ये डीएनए लाइन दो हिस्सों में बट गई। एक शाखा से यहूदी वंश बना और दूसरी से भारत में मनुवादी वंश। और सबसे बड़ी बात, दावा ये है कि आज के दौर में यही दोनों बिछड़ी हुई शाखाएं फिर से एक साथ आ गई हैं और ग्लोबल सिंडिकेट के तौर पर काम कर रही हैं। और वो जो वैदिक काल की कहानी है ना, इंद्र और वृत्रासुर की, उसे भी एक बिल्कुल नए एंगल से देखा गया है। उसे कहा गया है इतिहास की पहली रिसोर्स रॉबरी, यानी संसाधनों की पहली बड़ी डकैती। इस व्याख्या के अनुसार इंद्र, जिन्हें सिंडिकेट का पूर्वज माना गया है, उन्होंने वृत्रासुर के बनाए हुए बांधों को तबाह कर दिया। क्यों? ताकि पानी जैसे कीमती रिसोर्स पर वो कब्जा कर सके। अब ये जो टेबल है, ये इस थ्योरी के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। एक तरफ है मर्डर इंडिया, जो सिंडिकेट का वर्जन है, और दूसरी तरफ है असली मदर इंडिया, और इनमें जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। जैसे प्रतीक को ही देख लीजिए, एक का प्रतीक है शेर, जो हिंसा और दबदबे को दिखाता है, तो दूसरे का है नंदी बैल, जो खेती और धैर्य का प्रतीक है। और ये फर्क सिर्फ प्रतीकों में नहीं, बल्कि शासक, डीएनए और अर्थव्यवस्था, हर चीज में दिखाया गया है। तो ठीक है, समस्या तो बता दी गई, लेकिन इसका हल क्या है? इसका समाधान क्या है?
सोर्स एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी समाधान सुझाता है जिसे नाम दिया गया है उल गुलान। इसका मतलब है एक संपूर्ण विद्रोह, एक बहुत बड़ी क्रांति। और इस उलगुलान का आधार क्या है? वो है ये एक पन्ने का संविधान। इसमें 4 बड़े कदम बताए गए हैं और दावा ये है कि इन कदमों से सिर्फ 2 साल में गरीबी को खत्म किया जा सकता है। पहला कदम, रिसोर्सेज को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब धार्मिक ट्रस्टों से पैसा लेकर एक डेवलपमेंट फंड में डालना। दूसरा, वीआईपी कल्चर को पूरी तरह खत्म करना। तीसरा, 5 किलो राशन जैसी योजनाओं की जगह मेरिट पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। और चौथा, जो कि सबसे बड़ा कदम है, जमीन और संसाधनों का 100% मालिकाना हक वहां की मूल आबादी को देना। तो अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो ये पूरा समाधान एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव की बात करता है। मतलब शेर की शिकारी और हिंसक सोच को नंदी की उत्पादक और धैर्य वाली सोच से बदलना। और आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक चुनौती कि समाज किसे चुनेगा, पत्थरों को सोने से सजाना या फिर अपनी इंसानी मेधा, अपनी बुद्धि को और मजबूत करना। ये दरअसल संसाधनों और हमारे मूल्यों के बीच का एक टकराव है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।